हम्म। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हम लोग ने पीजीपी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 हमने स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स आपको पता होगा तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन टॉपिक के बारे में, और डेप्रिसिएशन टॉपिक में हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। और उस नॉर्मल डेप्रिसिएशन को पढ़ने के लिए हमने कहा था कि हमें 3 स्टेज से गुजरना होगा। पहला स्टेज था क्वालिफाइंग स्टेज, जो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। फिर दूसरा स्टेज जो आता है इसमें वो है कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में हमने कहा था हमें 2 तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक है हमारी इन्फॉर्मेशन पीरियड ऑफ यूज, और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है एक्चुअल कॉस्ट। तो ये जो 2 इन्फॉर्मेशन है, पीरियड ऑफ यूज और एक्चुअल कॉस्ट, जिसमें पीरियड ऑफ यूज ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियड दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। इनफैक्ट कल हमने एक्चुअल कॉस्ट स्टार्ट कर ही दिया था। और एक्चुअल कॉस्ट के अंदर 2 सेग्रीगेशंस होते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट में जो पहला सेग्रीगेशन है हमारा वो है दैट इज सेक्शन 43(1) और दूसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 43(1). तो 43(1) तो हम पढ़ चुके हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 43(1) क्या कहता है, हमने बताया था इसमें तकरीबन 15 प्लस एक नया अमेंडमेंट मिला के 16 एक्सप्लेनेशंस हैं जो हमें एक एक करके समझने होंगे। तो ये जो 16 एक्सप्लेनेशंस हैं ये हमें देखने हैं और हमें जानना है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ताकि मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूं कि एक्सप्लेनेशंस बने क्यों, क्या कहना चाहता है ये एक्सप्लेनेशन, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल वैसे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 डिस्कस किया था, लेकिन आज दोबारा वापस डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। तो आई होप आप सब लोग रेडी हैं। गुड मॉर्निंग रिया, प्रियंका, शुभा। आई होप रिया आपने बहुत लंबे टाइम बाद शायद ज्वाइन किया है, पर आपने पुराने सारे लेक्चर्स देख रखे हैं क्या रिया? पीजीपी हाउस प्रॉपर्टी के सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट जितने भी पेंडिंग थे सारे हो चुके हैं क्या आपके? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब फ्रेंड्स, हमें जब भी कोई असेट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन लेना है और हमें पता चल गया कि हम क्वालिफाई हो चुके हैं उसके लिए, तो क्वालिफाई हो जाने के बाद हमें सेकंड स्टेज की तरफ मूव करना होगा। और सेकंड स्टेज में हमारे पास क्या होता है? सेकंड स्टेज में हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, कलेक्शन करना इंफॉर्मेशन का। और सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्चुअल कॉस्ट और पीरियड ऑफ यूज। अब एक्चुअल कॉस्ट की अगर बात करें तो देखिए 2 कैटेगरी है, एक एक्चुअल कॉस्ट अंडर सेक्शन 43(1) और एक है एक्सप्लेनेशंस ऑफ सेक्शन 43(1). अब दोनों में फर्क क्या है, पहले ये जानने की कोशिश करना। एक्सप्लेनेशन हमें ये समझाता है कि देखिए कि विशाल, अगर आपने कोई एसेट खरीदी है और ये एसेट कुछ सर्टन सिचुएशंस में खरीदी है, सर्कमटेंसेस में खरीदी है, तो वो सर्कमटेंसेस क्या 43(1) में आ रहे हैं क्या? अगर मैंने सपोज कोई ना कोई सिचुएशन या सर्कमटेंस में जब कोई एसेट खरीदी और वो जो सर्कमटेंस जिसमें मैंने एसेट खरीदी है या एक्वायर करी है, वो सर्कमटेंस बिल्कुल 43(1) की लिस्ट में मैच हो रहा है, तो फिर मुझे उसकी एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी है एज पर एक्सप्लेनेशन 43(1), ना कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेक्शन 43(1) मेन बॉडी के हिसाब से। हमें 43(1) का भी रास्ता है और एक्सप्लेनेशन का भी रास्ता है, तो मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा ही क्यों? तो ये कहता है हम एक्सप्लेनेशन की तरफ इसलिए जाते हैं कि अगर हमने कोई एसेट खरीदी है उन सर्कमटेंसेस में जिनका जिक्र किया गया है 43(1) के एक्सप्लेनेशन के अंदर। 16 एक्सप्लेनेशंस हैं। अगर इन 16 सर्कमटेंसेस में से कोई एक सर्कमटेंस हमारी मैच होती है, तो हमें एक्चुअल कॉस्ट इन एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग निकालना है, ना कि 43(1) जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था।
43(1) की कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो हमने पूरा डिटेल देखा था, हमने उसमें नोट्स के हिसाब से पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर? हमने उसके अंदर ये देखा था कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए हमें जो भी खर्चा हमने इंकर किया एसेट को खरीदने के लिए वो ले लीजिए, उसमें से माइनस कीजिए अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कोई और बंदा पे कर रहा है या बेयर कर रहा है, यानी एनी एक्सपेंसेस मेट बाय एनी अदर पर्सन, जिसको हम सब्सिडी के नाम से जानते हैं, वो हमने माइनस किया। फिर हमने कहा कि जो भी टैक्सेस और जो टैक्सेस है, सैनवेट है या फिर आपके वैट है या फिर जीएसटी है, अगर आपने पे किया असेट को खरीदते समय और उसकी क्रेडिट अगर आपको मिल रही है तो फिर आपको असेट की कॉस्ट में उसको ऐड नहीं करना है, और अगर क्रेडिट नहीं मिल रही है तो उसको असेट की कॉस्ट में जोड़ेंगे। फिर हमने देखा था कि अगर कोई आपने लोन लेके आपने असेट खरीदा और उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, तो जब तक असेट पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक लगने वाला इंटरेस्ट हमें उसको कैपिटलाइज करना होगा, यानी हमें असेट की कॉस्ट में बढ़ाना होगा। फिर हमने देखा था कि अगर कोई टेस्ट एंड ट्रायल रन करता है और उसमें जो खर्चे आ रहे हैं उस खर्चे को हमें हमारी कॉस्ट में बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसी टेस्ट एंड ट्रायल रन में अगर कोई प्रोडक्ट बन जाता है और बन के उस प्रोडक्ट को बेचा, उससे जो भी पैसा आया वो हमारी कॉस्ट को कम भी करेगा, तो उसको माइनस करेंगे। तो ऐसे हमने, और ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन खर्चे, ये सब हमारे खर्चे जो असेट को यूज करने से पहले लगते हैं, वो सभी के सब खर्चे को हम ऐड करते हैं और हमें असेट की कॉस्ट को बढ़ाना होता है। उसी तरह से हमने एक 43A का फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने वो सारी चीजें कल की क्लास में कंप्लीट कर ली थी और हमने देखा था कि एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो एक जनरल वे में अगर देखा जाए तो एक्चुअल कॉस्ट हमें जो कल पढ़ा 43(1) के हिसाब से बिल्कुल वैसे निकालेंगे, लेकिन हमने असेट खरीदी एक ऐसी सिचुएशन में जिसका जिक्र 43(1) के एक्सप्लेनेशन के अंदर बोल रखा है, वो 16 एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो फिर हमें वही जाना पड़ेगा, हम 43(1) में जो हमने पढ़ा है वो वाले रूल नहीं लगाएंगे। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब ये 16 सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से हैं उसको एक एक करके हम पढ़ेंगे तो ही समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं कि वो 16 एक्सप्लेनेशन कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो आता है हमारा, दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है असेट परचेज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस and put to use for normal business later on। और जब साइंटिफिक रिसर्च पर्पस में खरीदा तब हमने इसका डिडक्शन ले लिया था अंडर सेक्शन 35। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि विशाल आपने एक असेट खरीदा और वो असेट साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए खरीदा था और आप सेक्शन 35 में गए और वहां पे 100% डिडक्शन ले चुके हो। 35 में आमतौर पे हमें 100% डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, बता दूं कल की क्लास में इसको डिस्कस किया था, लेकिन मैं वापस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ। मैंने एक असेट खरीदा साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए और पीजीबीपी के अंदर ही एक सेक्शन है, सेक्शन 35 मुझे कहता है कि विशाल साइंटिफिक रिसर्च के लिए असेट खरीदा है तो इस असेट को हमारे पास लेके आओ, हम इस पे 100% रिडक्शन दे देंगे। तो मैं उस असेट को वहां लेके गया, मुझे 100% रिडक्शन मिल गया। जब जिस असेट पे मुझे 100% रिडक्शन मिल गया तब मुझे डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे डेप्रिसिएशन लेनी ही नहीं, तो मुझे एक्चुअल कॉस्ट ढूंढने की जरूरत है। लेकिन कुछ सालों बाद अब ये असेट साइंटिफिक रिसर्च पर्पस में काम नहीं आ रहा है। अब वो नहीं आ रहा है तो मैंने उस असेट को मेरे नॉर्मल बिजनेस में काम में लेना शुरू कर दिया। अब मुझे डेप्रिसिएशन लेना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 100% डिडक्शन मिल गया, तो मेरा काम तो खत्म हो गया। लेकिन अगर मुझे उस असेट की एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, अगर किसी सर्कमस्टेंस में मुझे, किसी भी सर्कमस्टेंस में मुझे उस असेट की एक्चुअल कॉस्ट ढूंढने की जरूरत पड़ रही है, तो एक्चुअल कॉस्ट लूंगा क्या? तो एक्ट कहता है कि आपने जितने में असेट खरीदा और जितना डिडक्शन आप उस पर ले चुके हो वो माइनस कर दो, बाकी का जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी। तो मैं तो जानता हूं, मैं तो 100% डिडक्शन ले चुका हूं उसके ऊपर, तो अगर मैं 4 लाख में एक असेट खरीदी और 4 लाख का डिडक्शन ले चुका हूं तो उसकी वैल्यू क्या बचेगी? निल। तो वो निल ही एक्चुअल कॉस्ट मुझे हर जगह चलानी होगी, ऐसा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहता है। अब आप देखिए, क्या आपने असेट खरीदा था इस सर्कमस्टेंस में कि खरीदा साइंटिफिक रिसर्च के लिए और साइंटिफिक में रिडक्शन मिल गया है, अब वो कुछ सालों बाद मैं उसको नॉर्मल बिजनेस में काम में ले रहा हूँ। तो अगर इस सर्कमस्टेंस में आपने असेट खरीदा है और अब आपको एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी है, तो आप जो हमारी एक्चुअल 43(1) की जो बॉडी थी उसके हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, और 1 कहता है कि आपको इसकी एक्चुअल कॉस्ट निल लेनी। अगर आप इस परिस्थिति में नहीं आते तो कोई बात नहीं। अब सेकंड जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो है एक्सप्लेनेशन नंबर 1A। एक्सप्लेनेशन नंबर 1A, अब एक्सप्लेनेशन नंबर 1A क्या कहता है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहता है कि एक एसएससी है, इस एसएससी ने एक असेट खरीदा और ये असेट उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, और उसने इस असेट
को, स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल एसेट में। तो अब यहाँ पे एसएससी के पास एसेट है, एसेट स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल एसेट में। तो अब इस कैपिटल एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या ली जाएगी? तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। डीओसी मतलब डेट ऑफ कन्वर्जन। तो जब मैं इस एसेट को कन्वर्ट कर रहा था कैपिटल एसेट में, तो उस दिन इसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू थी, वही फेयर मार्केट वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। और ये किसने कहा? ये कहा है एक्सप्लेनेशन नंबर 1A। अब मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे दैट इज कैपिटल गेन चैप्टर। पर अभी मैं थोड़ा ब्रीफ ही इतना कर दूंगा, बस वो ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आप सपोज गाड़ी के डीलर हैं, आप कार खरीदते हैं और बेचते हैं। आपका काम है कार खरीदना बेचना। जैसे आपने सपोज होंडा सिटी की डीलरशिप ले रखी है, या आपने किया मोटर्स की डीलरशिप ले रखी है, या आपने मारुति सुजुकी की डीलरशिप ले रखी है। तो ये जो कार की डीलरशिप आप लेते हो, तो आप क्या करते हो? कार खरीद रहे हो और बेच रहे हो, खरीद रहे हो और बेच रहे हो। तो ये कार आपके लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। चलिए, अच्छी बात है, ये आपके लिए सब स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन आपके बिजनेस में भी आपको एक कार की जरूरत पड़ती है। तो आपने सोचा कि जो मैं कार खरीदता हूं बेचने के लिए, उनमें से एक कार निकाल लेता हूं और उसको अपने बिजनेस पर्पस में काम में लेना शुरू कर दूंगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ? ऐसे केस में जो आपने कार खरीदी थी वो बनी आपकी स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि आपने उसको बेचने के लिए खरीदा। लेकिन उनमें से आपने एक कार को अपने बिजनेस पर्पस, नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए काम में लेना शुरू कर दिया, आप उसको बेचोगे नहीं। तो वो स्टॉक इन ट्रेड, अब वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं रहा, क्योंकि आप उसको बेचने के पर्पस से नहीं कर ले रहे हो, अब आपने उसको अलग निकाल दिया एज अ बिजनेस एसेट। तो आपकी क्या, आपकी एसेट जो कि स्टॉक इन ट्रेड थी, अब वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं रही, वो कैपिटल एसेट बन चुकी है। तो एक्ट कहता है कि अगर ऐसा है तो आपको उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी चाहिए? तो वो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू। अब ध्यान से समझना, जब मैंने मैन्युफैक्चर से वो कार खरीदी थी, तब मैंने खरीदी थी उसको 5 लाख रुपए में। तो 5 लाख, और मैं जनरली जब लोगों को बेचता हूं तो मैं 6 लाख में बेचता हूं। 1 लाख का प्रॉफिट जोड़ के मैं 6 लाख में कार बेच देता हूं। ठीक है, तो 5 लाख में कार खरीदना और 6 लाख में बेचना, ये मेरा रूटीन बिजनेस है। तो जब 5 लाख मैंने कार खरीदी, लेकिन उसमें से एक कार मैंने मेरे बिजनेस पर्पस में काम में लेना शुरू कर दिया, अब उसको बेचूंगा नहीं। तो जब वो असेट जो स्टॉक इन ट्रेड थी अब नहीं रही, अब वो कैपिटल एसेट बन चुकी है, तो मुझसे जब पूछा जाएगा कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा? मेरे दिमाग में चलेगा कि यार मैं तो मैन्युफैक्चर से 5 लाख में खरीदता हूँ, तो 5 लाख ही मुझे उसकी कॉस्ट माननी पड़ेगी। पर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है? नहीं, 5 लाख में आपने भले खरीदो, पर आपको 5 लाख एक्चुअल कॉस्ट मानने की जरूरत नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? आप कितने में बेचते हो इस एसेट को लोगों को, वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है। कितने में बेचते हो? मैंने कहा 6 लाख में। बोले वो 6 लाख रुपए आप ले लो एज अ कॉस्ट ऑफ असेट, यानी एक्चुअल कॉस्ट आप 6 लाख रुपए ले लो, और ये 6 लाख रुपए में लेके चलो। तो यहाँ पे आप सोचोगे सर 5 लाख में तो हमने खरीदा था, लेकिन फिर भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट 6 लाख यानी फेयर मार्केट वैल्यू हो गई। ये तो हमारे लिए फायदा है, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्चुअल कॉस्ट बढ़ेगी उतना डेप्रिसिएशन हमारा बढ़ेगा। बिल्कुल ये फायदा है, लेकिन इस फायदे के पीछे एक रीजन है, ऐसा क्यों किया गया? आपको याद है जब हम सेक्शन 28 पढ़ रहे थे, सेक्शन 28 चार्जेबिलिटी सेक्शन ऑफ पीजीपी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन सी इनकम पीजीपी के क्रेडिट साइड में आ सकती है। तो उसमें हमने एक नाम पढ़ा था सेक्शन 28 क्लॉज 6 से, और क्लॉज 6 में भी हमने ये देखा था, क्या देखा था कि अगर कोई एसएससी अपनी स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करता है, तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो उसको अपने पीजीपी के क्रेडिट साइड में लिखनी होगी। यानी जब मैं कार खरीद के लेके आया 5 लाख में, वो स्टॉक इन ट्रेड था, और फिर मैंने उसको डिसाइड किया कि अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको एज अ बिजनेस पर्पस में लूंगा, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया एज अ कैपिटल एसेट। तो उसी समय 28 खड़ा हुआ क्लॉज 6 से और कहता है कि विशाल अब तुम एक काम करो, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिख दो। मैंने खरीदा कितने में था? 5 लाख। तो 5 लाख तो तब डेबिट हो गया होगा, लेकिन तुरंत जैसे ही मैंने इसको कैपिटल एसेट बना लिया, तो वो कहता है कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आप पीएनएल में क्रेडिट साइड पे लिख दो। तो मैंने 6 लाख रुपए वहां लिख दिए। अब वहां लिख दिए तो 5 लाख डेबिट हुआ थे, 6 लाख रुपए क्रेडिट हो गए, तो 1 लाख का प्रॉफिट बुक हो गया। जबकि एसेट मैंने बेचा नहीं किसी को, लेकिन ऑटोमेटिकली 1 लाख का प्रॉफिट बुक हो गया। तो बेमतलब का मुझे टैक्स देना पड़ा। हुआ ना कि जब खरीदा होगा तो परचेस में 5 लाख शामिल हो गए होंगे, और जैसे ही मैंने उसको नॉर्मल बिजनेस में काम में लेना शुरू कर दिया, इट मींस आई हैव कन्वर्टेड दिस स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। तो सेक्शन 28 ने बोला, क्लॉज 6 ने, कि जैसे आपने कन्वर्ट किया तो अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू को आप बिजनेस इनकम मान लो। तो 6 लाख रुपए को मैंने बिजनेस इनकम मान लिया, क्रेडिट साइड में डाल दिया, तो डेबिट हुआ 5, क्रेडिट साइड में आया 6, तो 1 लाख का प्रॉफिट बुक हो गया। तो बैठे बैठे बेमतलब का 1 लाख का टैक्स लग गया, जो मेरे लिए गलत था। तो मैंने बोला ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन अब जब उसकी कॉस्ट पकड़ने की बारी आई, तो मैं दिमाग में क्या सोच के चल रहा था? 5 लाख की इसकी कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट कितनी मान ली गई? 6 लाख रुपए।
तो अब यहाँ पे मुझे 1 लाख का फायदा हो गया तो वो न्यूट्रल हो गया। तो उस समय 1 लाख का जो टैक्स लगा बेमतलब का प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट को भी बढ़ा दिया 5 की जगह 6 कर। तो ये इनका लॉजिक था, ये इनका मकसद था, इसलिए ये सब चीजें हुई। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो प्लीज रिप्लाई करके बता दीजिए फटाफट से। गुड मॉर्निंग तुषार, गुड मॉर्निंग संदीप। ओके तो अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो कंप्लीट किया, इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो बता दीजिए, बोलिए। प्रियंका, शुभा, रिया, संदीप, तुषार, वेरी गुड, क्लियर है, अच्छी बात है। और कोई बाकी स्टूडेंट्स बताएं फटाफट से, फास्ट। व्हाट अबाउट अदर्स? यस, ओके प्रियंका, चलिए ठीक है। तो हमने फर्स्ट एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक रिसर्च वाला किया, फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन हमारा है दैट इज 1A, वो भी हमने कंप्लीट किया। देखो फेयर मार्केट वैल्यू जो स्टॉक इन ट्रेड की होगी वही हमें लेनी होगी एज एक्चुअल कॉस्ट, ये हमने कर लिया। अब मैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे आ रहा हूँ जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या होता है ये ध्यान से देखिए, मैं इसको आपको लिख के समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे एक असेसी है, उसको एक असेट रिसीव हुआ, उसको ये असेट रिसीव हुआ और उसने इस असेट को बिजनेस यूज में लेना शुरू कर दिया। अब उसको इस असेट की एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी है। तो अब देखिए, हमने जब असेसी को पूछा कि तुझे असेट कहां से रिसीव हुई, तो वो कहता है मुझे गिफ्ट मिली, या फिर वो कहता है या फिर इनहेरिटेंस में मिली। अब इनहेरिटेंस का मतलब होता है पूर्वजों से, यानी मदर फादर के डेथ के बाद मिली, या दादा दादी से मिली, या उनकी भी और पेरेंटल प्रॉपर्टी जो थी वो मिली। तो ये जो इनहेरिटेंस में अगर आपको पूर्वजों से कोई चीज मिलती है, तोहफे में गिफ्ट में कोई चीज मिलती है और वो चीज है एसेट, और उस एसेट को आप अपने बिजनेस में यूज में ले रहे हो, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी होगी? तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट लेने के लिए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 हमारे सामने खड़ा है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि जो प्रीवियस ओनर जो थे, प्रीवियस ओनर जिन्होंने आपको ये असेट दी, यानी ट्रांसफरर जिसने ये असेट आपको दी, उसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या थी वो ले लो। तो प्रीवियस ओनर के हाथ में जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो लेनी है, उसमें से माइनस करना है नोशनल डेप्रिसिएशन। अब ये नोशनल डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है ये ध्यान से समझना। हम नोशनल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होता है, हम ये कहेंगे कि जब ये प्रीवियस ओनर ने असेट खरीदी थी तब से लेके जब उन्होंने मुझे गिफ्ट करी या इनहेरिटेंस में, तब तक अगर मैं इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता तो कितना करता, तो जितना भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता वो अमाउंट मैं उस एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस करता हूं, और माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा, ये जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा, ये रिमेनिंग वैल्यू जो होगा ये मेरे लिए बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट, ये मेरे लिए बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। तो ये मेरी एक्चुअल कॉस्ट हो गई। तो हमने क्या किया, प्रीवियस ओनर के हाथ में जो भी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। सिंपल सी बात है, देखो मान लीजिए मैंने एक असेट खरीदी थी, मैंने उसको 4 साल यूज किया और उसके बाद मैंने मेरे भाई को वो असेट गिफ्ट कर दी। अब मेरा भाई वो असेट अपने बिजनेस में काम में ले रहा है। अब जब वो बिजनेस में काम में लेगा तो उसको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन लेने के लिए उसको एक्चुअल कॉस्ट जोड़नी पड़ेगी, और उसने तो 0 रुपीज दी, उसने तो 1 रुपया भी नहीं दिया, तो उसको लगेगा मेरी एक्चुअल कॉस्ट तो 0 हो गई, मैं क्या काउंट करूं। पर मैंने क्या कहा था, आपने अगर असेट खरीदा है उन परिस्थितियों में, उन सर्कमटेंस में जिसका जिक्र एक्सप्लेनेशन 1 से 13 के अंदर कर रखा है, तो आपको वहां जो बोल रखा है वैसी एक्चुअल कॉस्ट लेनी है। तो वो मेरा भाई वो कहेगा कि अरे ये असेट तो मुझे गिफ्ट में मिली, और गिफ्ट एक ऐसी सर्कमटेंस है जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से 13 के अंदर आती है, कहां पे, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर। तो मुझे उसकी एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी होगी एज पर एक्सप्लेनेशन 2 जो बोलेगा वैसे। तो अब मेरा भाई एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में गया, और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि आपके प्रीवियस ओनर, इस असेट का प्रीवियस ओनर कौन था, उसने बोला विशाल। बोले विशाल के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, तो वो मुझसे पूछता है कि विशाल आपने ये असेट कितने में खरीदी, तो मैंने कहा ये असेट मैंने खरीदी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख में खरीदी, अब 10 लाख में से माइनस कर दो, क्या माइनस करना है कि आपने जितने भी साल इस असेट को यूज किया, आप मतलब आप, मैंने खरीदी और मैंने खरीदने से लेके जब तक मैंने मेरे भाई को गिफ्ट नहीं किया था तब तक जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन में माइनस करना है। तो मैंने 3 साल इस एसेट को यूज किया, उसके बाद मैंने भाई को दिया, तो 3 साल में जितना डेप्रिसिएशन होगा वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आई सपोज 4 लाख रुपए।
तो ये 4 लाख रुपए जो रिमेनिंग वैल्यू आई वो मेरे भाई के हाथ में क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। क्या एक्सप्लेनेशन नंबर 2 समझ में आ गया अच्छे से? इसमें कोई डाउट किसी तरह से तो बताएं, बोलिए फटाफट से, फास्ट अप्लाई करें क्योंकि एक एक करके हमें सारे एक्सप्लेनेशन आज खत्म करना है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कोई डाउट हो तो बताओ फास्ट। ओके देखो संदीप ध्यान से सुनो, मैंने एक असेट खरीदा था और उस असेट को मैं यूज कर रहा था, 10 लाख में खरीदा और 3-1 साल हुआ इसको यूज करते करते, और 3 साल में उसका डेप्रिशिएशन हो गया सपोज मान लीजिए 3 लाख रुपए। तो 10 लाख की असेट में 3 लाख डेप्रिशिएशन हो गया, अब वैल्यू बची इसकी 7 लाख। अब ये असेट मैंने मेरे भाई को गिफ्ट कर दिया या मेरे भाई को पूर्वजों से मिला है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों बात लिखी है, गिफ्ट और इनहेरिट। मान लीजिए मैंने वो असेट अब मेरे भाई को गिफ्ट कर दिया, तो अब मेरे भाई के हाथ में जब वो असेट गई तो मेरे भाई को उस असेट की कॉस्ट क्या लेनी होगी? तो एक लॉजिकल माइंड बोलेगा मेरे भाई के बारे में, मेरे भाई सोच के बोलेगा कि यार ये तो विशाल ने मुझे गिफ्ट करी है, और गिफ्ट मतलब फ्री में, मुफ्त में मिली है, तो मुफ्त में कोई चीज मिलती है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। तो वो अपने लॉजिकल माइंड में ये खुद जवाब बना रहा है कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो जीरो होनी चाहिए क्योंकि मैंने तो कुछ खर्च किया ही नहीं। लेकिन हमने शुरू से एक बात डिस्कस करी है कि किसी भी एसेट की जब एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी होती है तो दो रास्ते होते हैं, एक सेक्शन 43(1) मेन बॉडी और एक एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को हम तब देखेंगे जब हमें पता चलेगा कि हमने एसेट खरीदी थी उन परिस्थितियों में जिनका जिक्र 43(1) के एक्सप्लेनेशन में कर रखा है। तो मेरा भाई कहता है कि यार गिफ्ट में मिलने वाली एसेट के बारे में जिक्र कर रखा है एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के अंदर, तो एक्सप्लेनेशन 2 में मुझे जाना चाहिए और वहां से एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी चाहिए। अब मेरा भाई एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में जाएगा और 2 में जाके उसकी एक्चुअल कॉस्ट ढूंढेगा। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है एक्चुअल कॉस्ट के बारे में? एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहता है कि भाई अगर तुम्हें एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी है तो तुम ये एक्चुअल कॉस्ट प्रीवियस ओनर के हाथ में लो। प्रीवियस ओनर के हाथ से लेना मतलब प्रीवियस ओनर के पास जाओ, उसको पूछो कि तुम्हारे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या थी। तो मेरा भाई मेरे पास आएगा, पूछेगा कि विशाल तुम्हारे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? तो मैंने कहा वो तो 10 लाख थी। बोले 10 लाख थी, अब क्या करो उसमें से माइनस करो काल्पनिक डेप्रिसिएशन यानी नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल का मतलब ये होता है कि अगर वहां जब मेरे भाई ने मतलब जब मैंने एसेट खरीदी तब से लेके जब तक मैंने मेरे भाई को ट्रांसफर नहीं किया था उस दौरान तक कितना डेप्रिसिएशन होता अगर जनरली कैलकुलेट करता तो जितना भी डेप्रिसिएशन होता वो डेप्रिसिएशन मुझे वहां माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगा वो वैल्यू मेरे भाई को कंटिन्यू करनी। तो अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में पहले ही बता दिया था कि मैंने 10 लाख में खरीदा और 3 सालों में 3 लाख का डेप्रिसिएशन ले चुका हूँ। तो 10 लाख में से 3 लाख नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 7 लाख। वही 7 लाख मेरे भाई को लेना होगा एज अ दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक? और अभी भी नहीं समझ में आया तो वापस आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, मेरे दादा ने मुझे एक असेट दी, अब दादा ने दी गिफ्ट में, मतलब इनहेरिटेंस में मुझे मिली सपोज, तो मैं उस इनहेरिटेंस वाली असेट को जब अपने बिजनेस में काम में लूंगा मुझे एक्चुअल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक्चुअल कॉस्ट लेने के लिए अपने दादा के पास जाऊंगा या दादा के रिकॉर्ड्स देखूंगा। दादा नहीं रहे, अगर मान लो अब उनकी डेथ होगी तो मैं देखूंगा कि उन्होंने ये असेट कितने में खरीदी थी। अब मुझे पता चला अच्छा उन्होंने ये असेट 50,000 में खरीदी थी, तो 50,000 तो मैं लूंगा, लेकिन उसमें से मुझे माइनस करना है नोशनल डेप्रिसिएशन। नोशनल मतलब जब दादा ने खरीदी तब से लेके आज तक उस पर अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता तो कितना होता, तो वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है सभी को? ओके, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के बाद अब हम मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है कि एक असेसी है, उसने एक असेट खरीदा और वो असेट सेकेंड हैंड खरीदा, सेकेंड हैंड असेट। तो एक असेसी है और उस असेसी ने असेट सेकेंड हैंड असेट खरीदा है, तो सेकेंड हैंड असेट खरीदना कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये सेकेंड हैंड खरीदते समय उसने जो प्राइस पे करी थी वो प्राइस अनरीजनेबल है। या यू इसको हटाओ, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते, बहुत सिंपल ही रखते हैं, इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि एक असेसी है, उसने एक असेट खरीदा, वो सेकेंड हैंड असेट था, और अब जो इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ है उसको ऐसा ओपिनियन है, उसका उसका ऐसा मानना है कि आपने जो प्राइस पे की है वो अनरीजनेबल है,
उसको ऐसा लगता है कि आपने जो प्राइस की वो अनरीजनेबल है। और ऐसा क्यों किया? ऐसा आपने इसलिए किया ताकि आप टैक्स इवेजन कर सको, टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी कर सको। अब ये आईटीओ क्या करेगा? ये आईटीओ जेसीआईटी को बताएगा। जेसीआईटी कौन होता है? जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूव कर देता है कि हाँ तेरा सोचना बिल्कुल सही है। तो ऐसे केस में एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और अब इस एसेट की जो एक्चुअल कॉस्ट होगी, इस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या निकाली जाएगी? दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी होगी, जो एओ निकालेगा वो। यानी मैं समझाता हूं आपको उसको पूरी तरह से कि कहना क्या चाह रहा है। विशाल एक एसेट खरीदता है, उसको नई एसेट नहीं खरीदनी, बोले बहुत महंगी आती है, मैं सेकंड हैंड एसेट खरीदता हूँ। तो वो एक सेकंड हैंड एसेट खरीद, सपोज मुझे फोटोकॉपी की मशीन चाहिए थी, तो फोटोकॉपी की मशीन तो 10 लाख 7 लाख 8 लाख डिपेंड, इतनी महंगी आती है। और सेकंड हैंड फोटोकॉपी की मशीन 1-8 लाख में मिल जाती है। तो मैं एक दुकान में गया और वहां से सेकंड हैंड फोटोकॉपी की मशीन लेके आया, सपोज 1.5 लाख रुपए में। अब मैं 1.5 लाख में सेकंड एसेट लेके आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई गलत नहीं। लेकिन जब मैं 1.5 लाख में खरीद के लेके आया, तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लगता है कि विशाल तूने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, अनरीजनेबल दे दिए। उसको ऐसा लगता है, अब क्यों लगता है वो ही जाने। उसको ऐसा लगता है, और उसको ये लगता है कि तूने ज्यादा पैसे दिए ताकि तू टैक्स चोरी कर सके। वो उसका ऐसा मानना है कि विशाल टैक्स चोरी कर सके, इसलिए विशाल ने ज्यादा पैसे दे दिए। वरना ये एसेट तो 80,000 लाख रुपए के अंदर आराम से देती, तूने 1.5 लाख रुपए ज्यादा दे दिए ताकि तू यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट दिखाएगा और ज्यादा डेप्रिशिएशन लेगा, यानी फिर टैक्स चोरी करेगा। क्योंकि जैसे जैसे मैं एसेट की कॉस्ट बढ़ा दूंगा तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, और डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा तो टैक्स कम लगेगा। तो एओ का ये कहना है कि आपने अनरीजनेबल प्राइस देके एसेट को खरीद लिया ताकि आप ज्यादा डेप्रिसिएशन ले सको, ताकि आप टैक्स चोरी कर सको। तो एओ यानी इनकम टैक्स ऑफिसर इस सोच में है, ऐसा उसकी उसकी ओपिनियन है, उसके ख्याल है मेरे बारे में कि विशाल तूने सेकंड हैंड एसेट खरीदी है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो प्राइस पे की है वो अनरीजनेबल है, और ऐसा तूने इसलिए किया है ताकि तू टैक्स चोरी कर सके। अब मैं उसकी सोच को कैसे बदलूं? मैं जब समझाने की कोशिश करूंगा लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। अब वो भी खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अब वो ये सारी बात किसको बताएगा? जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जेसीआईटी को। अब जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भी लगता है कि हाँ एओ तेरा सोचना बिल्कुल ठीक है, और जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव दे दी कि हाँ भाई तेरे को जो अच्छा लगे वो कर। तो अब वो मेरे ऊपर क्या लगा देगा? एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लगा देगा। और एक बार मेरे पर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लग गया तो अब एक्चुअल कॉस्ट जो मैंने दी है 1.5 लाख रुपए, वो नहीं ली जाएगी। अब जो एओ कैलकुलेट करके देगा, जो भी क्या कैलकुलेट करेगा? एक फेयर वैल्यू। अब उसकी सबसे फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू क्या आती है? 80,000, 90,000, 85,000, जो भी आएगी 1 लाख, वो जो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा वही वैल्यू मुझे क्या माननी पड़ेगी? एज अ एक्चुअल कॉस्ट। क्या ये बात समझ में आई? देखिए सेकंड हैंड एसेट में खरीदता, 1.5 लाख में खरीदता, और एओ के मन में ऐसी कोई ख्याल नहीं आता, इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसा कुछ सोचता ही नहीं, तो फिर वो ना जेसीआईटी के बताता ना ये एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लगता। फिर तो जो मैंने प्राइस दी है 1.5 लाख वही मेरी एक्चुअल कॉस्ट हो जाती, मुझे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 तक आना ही नहीं पड़ता। लेकिन जब मैंने सेकंड हैंड एसेट खरीदा, उसके लिए जो प्राइस पे किया उसको देख के इनकम टैक्स ऑफिसर के दिमाग में ऐसी बात आई कि मैंने ये जानबूझ के ज्यादा प्राइस दी है ताकि मैं टैक्स इवेजन कर सकूं। और ये बात जाके उसने जेसीआईटी को बताया, और जेसीआईटी भी उसका साथ दे रहा है, तब जाके एक्सप्लेनेशन 3 लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ये बात को ध्यान रखना। और एक बार एक्सप्लेनेशन नंबर 3 लग गया तो आपने जो प्राइस दी वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं मानी जाएगी, और जो एओ कैलकुलेट करके देगा, जो जनरली फेयर मार्केट वैल्यू होती है, वही वो आपकी मानी जाएगी, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट। क्या ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट किसी को? बताए। क्या बात है, पहले ही सबने फटाफट फटाफट लिखना शुरू कर दिया। चलो ये भी अच्छी बात है, ये प्रैक्टिस लगा दोगे तो अच्छा रहेगा, टाइम सेव होगा हमारा। जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होता जाता है फटाफट आप लिख सकते हैं यस सर क्लियर, ताकि मैं और आगे बढ़ूं। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं आगे, दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की तरफ। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 4 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कहता है री एक्विजिशन ऑफ असेट। अब री एक्विजिशन ऑफ असेट का मतलब क्या होता है, जरा यहां पे ध्यान से समझना। मैं एक्स हूं, मैंने एक असेट परचेस किया, और इसकी एक्चुअल कॉस्ट मेरे हाथ में आई थी सपोज 10 लाख रुपए, और 3 साल, मान लीजिए 3 इयर्स मैंने उस असेट को यूज किया, और 3 साल में मैंने सपोज मान लीजिए 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन ले लिया। तो अब उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी मेरे हाथ में, वो आई सपोज 7 लाख रुपए। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने ये असेट सेल कर दिया,
मैंने सेल कर दिया ₹6,50,000। किसको सेल कर दिया? वाई को। ठीक है, तो ये एसेट मैंने खरीदा था सपोज मान लीजिए अराउंड 18-19 में, तो मैंने 18-19, 19-20 और 20-21 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, और मैंने 22-23 में ये एसेट किसको सेल कर दिया? दैट इज 21-22 में, सॉरी एक सेकेंड, 21-22 में मैंने ये एसेट सेल कर दिया वाई को। तो 18-19, 19-20 और 20-21 3 साल का डेप्रिसिएशन मेरे को 3 लाख मिल गया। सपोज रैंडम फिगर है ये, तो 10 लाख में खरीदा, 3 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, 7 लाख की वैल्यू बच गई, और 20-21 तक तो मैंने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब 21-22 वाले साल में मैंने ये एसेट सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? वाई को सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 6.5 लाख रुपए में सेल किया। अब क्या हुआ? 21-22, 22-23, ये 2 साल वाई ने इस एसेट को यूज किया, वाई ने इसको यूज किया। अब 23-24 में ये एक्स जो है 23-24 में कहता है कि मुझे वापस मुझे क्या करना है? रीएक्वायर करना है। क्या रीएक्वायर करना है? मुझे रीएक्वायर करना है ये एसेट। किससे रीएक्वायर करना है? वाई से। मतलब ये हुआ, समझना, मैंने एक एसेट खरीदा था, उसको मैं यूज कर रहा था, 3 साल यूज किया, और उसके बाद मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको बेच दिया। जो भी प्राइस में बेचा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसको बेच दिया वाई को। अब 2 साल वाई यूज किया, पर पता नहीं 2 साल के अंदर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि यार मैंने गलती कर दी इस एसेट को बेच के, मुझे बेचना नहीं चाहिए था, मुझे वापस वो एसेट चाहिए अपने बिजनेस। तो मैं दोबारा वाई के पास गया और वाई को बोला कि यार जो मैंने तेको एसेट बेची थी ना, अब मुझे वो एसेट वापस चाहिए। इसको बोलते हैं रीएक्विजिशन। तो बेचने के बाद मैं वापस वही एसेट खरीदने के लिए पहुंच गया उसके पास, वाई के पास। अब कॉमन सेंस सोचो, मैंने उस एसेट को वाई को कितने में बेचा था? मैंने उसको 6.5 में बेचा था, और 2 साल उसने उस एसेट को यूज भी किया है। अब आज जब मैं वापस रीएक्वायर करने जाऊंगा तो मैं इसको क्या पे करूंगा? तो अब ये तो आप कहोगे सर ये तो डिपेंड करेगा वाई और एक्स के बीच में। अब वाई कहेगा कि सर आप इसके 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, या वाई ये भी देखेगा अरे यार एक्स की गरज है, इसको वापस ये एसेट खरीदनी है, तो कोई तो बात होगी, तो इसको तो मैं महंगे भाव में बेचूंगा। तो वाई बोलता है कि सर मैं तो आपको एक काम करो, 8 लाख से नीचे नहीं बेचूंगा। अब मेरे को खरीदना होगा तो मैं 8 लाख देके भी खरीदूंगा, और नहीं खरीदना होगा तो मना कर दूंगा कि यार 6.5 में तो मैंने तेरे को बेचा था, उस बात को 2 साल हो गए, और आज 2 साल बाद वो एसेट खरीदूंगा तो 6.5 क्या उससे भी कम आएंगे, पर तू भी 8 लाख मांग रहा है तो मेरे को तो नहीं चाहिए। तो ये दोनों आपस में तय करेंगे क्या है। पर मान लीजिए अब यहाँ पे उसने एसेट खरीदा 8 लाख रुपए में, खरीद भी लिया, किसने? एक्स ने, कि तू तो दे 8 लाख ले और दे मुझे एसेट वापस। तो वाई ने 8 लाख में वो एसेट बेच दिया। अब ये जो एक्स है, एक्स बोलेगा कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए। तो यहां पे इनकम टैक्स का रोल आता है। इनकम टैक्स बोलता है कि देख एक्स, तेरे पास एक समय पे ये एसेट था, तूने उसको यूज किया और उसने साल का डेप्रिसिएशन भी माइनस किया, और उसके बाद तूने वाई को बेच दिया। जब तू वाई को बेच रहा था तब इस एसेट की रिमेनिंग वैल्यू क्या चल रही थी? उस समय उसकी डेप्रिशिएट करने के बाद रिमेनिंग वैल्यू क्या चल रही थी? तो उस समय उसकी रिमेनिंग वैल्यू चल रही थी 7 लाख रुपए। तो 10 लाख की एसेट ऑलरेडी 7 लाख पे आ चुकी थी, और तूने 6.5 लाख में दे दी, अच्छा किया तूने। पर 2 साल बाद तुझे वापस एसेट की जरूरत पड़ रही है, और आज तू वो एसेट 8 लाख में खरीद रहा है। तो इनकम टैक्स कहती है हम तेरे को 8 लाख इसकी एक्चुअल कॉस्ट लेने नहीं देंगे। तो क्या लेने दोगे? तो कहता है यहां पे कॉस्ट आएगी एक्चुअल प्राइस पेड एट टाइम ऑफ रीएक्विजिशन, actual price paid at time of reacquisition, or remaining value of asset at the time of transfer, जो भी लोअर है वो। अब आप देखिए मैंने जो प्राइस पे की थी टाइम ऑफ एक्विजिशन, कितनी पे करी? मैंने प्राइस पे करी 8 लाख रुपए, और उस समय रिमेनिंग वैल्यू क्या चल रही थी? 7 लाख रुपए। तो ये 7 लाख और 8 लाख दोनों को कंपेयर करके जो भी लोअर होगा वो लिया जाएगा, और लोअर क्या है? 7 लाख रुपए, तो 7 लाख लिया जाएगा। तो इनकम टैक्स का शॉर्ट में ये कहना है कि जिस प्राइस पे आपने उस समय असेट को बेचा, जिस मोमेंट पे, मतलब तब असेट की एक्चुअली वैल्यू क्या चल रही थी? 7 लाख रुपए। तो उससे ज्यादा अगर आप पे करोगे तो हम कभी नहीं मान सकते। उतना या उसके नीचे अगर आप खरीदते तो चलता। अब मान लीजिए मैं 8 लाख में नहीं खरीद के मैं इसको सपोज 6 लाख रुपए में खरीदता इस एसेट को,
तो अब रूल के हिसाब से क्या होता है, 7 लाख और 6 लाख विच इज लोअर, तो 6 लाख लेने को तैयार है इनकम टैक्स। बोला कि 6 लाख ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने 6 लाख में, अब 6 लाख एग्जैक्टली लेने को तैयार है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि जहां आपने स्टॉप किया था उसके बाद उसके कम वैल्यू में दे रहे हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा जाओगे तो हम नहीं मान सकते। इसलिए वो रूल बन गया कि रिमेनिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट और प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ रीइक्वेशन विच एवर इज लोअर। तो ऐसा होता है, और ऐसा देखा गया है कई बार कि आदमी ने एसेट बेचा और जिस भाव में बेचा उससे भी महंगे भाव में वापस दोबारा खरीदना पड़ रहा है उसको, क्योंकि सामने वाला शायद गरज देख रहा है, जो भी देख रहा होगा, सामने वाला अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर, उसको पता चल गया कि ये एक्स तो अब खरीद के रहेगा, उसको जरूरत है तो मांगो जो मांगना है। तो उसने 8 लाख मांग लिया और उसने दे भी दिए, और अगर उसको नहीं खरीदना तो मना कर देता। उसको एक्स को लगता है कि नहीं, इसकी सही वाजिब प्राइस तो 6 लाख या 5 लाख या 3.5 लाख होनी चाहिए, तो उसकी प्राइस के हिसाब से वो बेचता, तो वो खरीदता, और नहीं खरीदना तो नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वो खरीदता है और जो प्राइस दे रहा है, तो आपको देखना होगा कि वो प्राइस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो उसके लिए रूल बन गया, जो भी प्राइस आपने पे की वो प्राइस, या उस समय जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो सॉरी, जो भी लोअर होगा वही प्राइस हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ एक्चुअल कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस करेंगे, आप पूछ सकते हैं, बोलिए। रीएक्विजिशन ऑफ असेट, ओके प्रियंका, संदीप, रिया, तुषार, आपको समझ में आ रहा है क्या? शोभा, आपको भी? ओके फाइन, चलिए। अब इसने असेट खरीदा और यूज कर रहा है, और अब क्या हुआ, उसने खरीदा सपोज 10 लाख रुपए में, और खरीदा था 17-18 में। अब 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, इन चारों सालों का डेप्रिसिएशन हुआ सपोज मान लीजिए 6 लाख रुपए। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यू आ रहा है, वो रिमेनिंग वैल्यू आ रहा है 4 लाख रुपीज। यहां तक तो बहुत सिंपल है। अब ये जो असेसी है, इसको लगता है कि इस असेट को सेल कर देना चाहिए, तो ये सेल करता है, किसको करता है? एक लीजिंग बिजनेस को। अब ये लीजिंग बिजनेस वाले को सेल करता है, मतलब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक सपोज मान लीजिए एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग को मैं अपने बिजनेस में काम में ले रहा हूँ, और अचानक से मुझे लगता है कि यार, अचानक मतलब मुझे कई साल टाइम से लग रहा है कि यार लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, पैसे की बहुत तंगी चल रही है, तो क्या करें? तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस बिल्डिंग को मैं बेच दूं। लेकिन अगर मैं बेच दूंगा तो मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा कहाँ पे? तो मेरे माइंड में प्लान ये आया, मैं एक लीजिंग बिजनेस वाले को बुलाता हूँ। लीजिंग बिजनेस मतलब वो आदमी जो लीज का बिजनेस करता है, जो असेट खरीदता है और बाद में असेट लीज पे देता है, जो असेट बेसिकली सब एक तरह से किराया पे देता है, ये समझ। तो मैंने उस लीजिंग बिजनेस वालों को बुलाया और कहा कि देख यार, ये बिल्डिंग है मेरी, और ये बिल्डिंग मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि मैं अगर जिस भी लीजिंग बिजनेस वाले को ये बिल्डिंग बेचूंगा, तो शर्त यह है कि बेचने के बाद मैं ही ये असेट लीज पे ले लूंगा दोबारा। तो उसने बोला चलेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने कहा देख ले, ये बिल्डिंग है, मैंने अब सारी डिटेल्स बता दी इसको कि देख ले ऐसा ऐसा है, अब बता तू कितने प्राइस देगा। तो वो लीजिंग वाला बोलता है सर मैं इस बिल्डिंग के 5 लाख रुपए दे दूंगा। बिल्डिंग की रिमेनिंग वैल्यू कितनी चल रही है? 4 लाख। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो खरीदने आया वो अपने हिसाब से भाव ताव करेगा। तो जो लीजिंग बिजनेस वाला है बोलता है कि सर मैं तो इस बिल्डिंग के 5 लाख रुपए दूंगा। मैंने कहा चल खरीद, ले ले 5 लाख, दे दे 5 लाख रुपए। उसने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए, सौदा हो गया, मैंने असेट बेच दी। अब ओनर कौन है? वो ओनर है लीजिंग बिजनेस। अब लीजिंग बिजनेस वाले का नाम सपोज वाई होता है, सपोज लीजिंग बिजनेस वाले का नाम है वाई। तो अब वाई क्या बन गया? ओनर बन गया। तो अब इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? तो इसने कितने में खरीदा ये असेट को? इस असेट को 5 लाख में खरीदा। तो डेफिनेटली लीजिंग बिजनेस वाला चाहेगा कि इस असेट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? 5 लाख। पर अब यहां पे लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 4A। और 4A कहता है जो रिमेनिंग वैल्यू थी, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ असेट, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ असेट
किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, जिसने बेचा। किसने बेचा? एक्स ने बेचा। तो एक्स के हाथ में रिमेनिंग वैल्यू क्या थी? रिमेनिंग वैल्यू 4 लाख थी। तो ये 4 लाख रुपए इसको क्या लेना होगा एज अ एक्चुअल कॉस्ट। अब इसने लीजिंग बिजनेस वाले ने पे कितना किया? 5 लाख, लेकिन फिर भी इसको अपनी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लेनी पड़ रही है? 4 लाख। उल्टा भी हो सकता था। लीजिंग बिजनेस वाला बोलता है कि सर इस बिल्डिंग के तो मैं 3 लाख से ज्यादा दे ही नहीं सकता। उसको पता चल गया कि ये आदमी गर्जिला, इसको बिल्डिंग बेचनी है तो बहुत एकदम मरी हुई रेट देंगे। तो उसने बोला सर 3 लाख से रुपए 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। तो भी उसने ये बिल्डिंग बेच दी। 3 लाख रुपए देके भी ये बिल्डिंग बेच दी। और जब 3 लाख रुपए देके भी ये बिल्डिंग जब बेची है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये 3 लाख रुपए जो है, ये 3 लाख रुपए वो चाहेगा कि यही मेरी एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए। पर एक्ट क्या कहता है? नहीं, इस सौदे पे एक्सप्लेनेशन नंबर 4A लगेगा और 4A कहता है जो रिमेनिंग वैल्यू है वो लेनी। और रिमेनिंग वैल्यू क्या है? 4 लाख। तो उसको यहाँ पे देखो फायदा हो गया। खरीदी 3 लाख में, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट क्या लगेगी? 4 लाख। और उसके पहले वाले एग्जाम्पल में मतलब उसी में क्या था कि जब खरीदी 5 लाख में तब भी रिमेनिंग वैल्यू क्या चल रही? 4 लाख। तो कॉस्ट 4 लाख होगी। तो ये मत सोचना कि सर इसमें तो हमेशा घाटा होगा। दोनों अगर किस प्राइस में उसने खरीदा उस पर डिपेंड करता है। पर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे लीजिंग कंपनी को बोला है कि तुम्हारे लिए एक्चुअल कॉस्ट हमेशा जो रिमेनिंग वैल्यू चल रही होगी वही लेनी होगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है? लीजिंग बिजनेस को ये बात पता है कि सेक्शन 4A में ऐसा प्रोविजन है, तो हम ज्यादा पैसा भी देंगे तो एक्चुअल कॉस्ट हमें वही रिमेनिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी, और कम पैसा देंगे तो भी एक्चुअल कॉस्ट वही लेनी होगी जो रिमेनिंग वैल्यू है। तो हमें किसी भी हालत में असेट की कीमत जो लगानी है वो रिमेनिंग वैल्यू है वो, या उसके कम लगा उससे ज्यादा मतलब। ऐसा वो सोच सकता है, नहीं सोचता है तो उसकी प्रॉब्लम। ये प्लानिंग्स है, ये ऐसा वो सोच सकता है। तो रूल तो ये कहता है कि जब भी कोई एसएससी अपनी एसेट बेच के उसी एसेट को दोबारा लीज पे ले लेता है तो जो बंदा है जिसने ये एसेट खरीदा है उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा? ना कि उसने जो प्राइस पे की वो नहीं, जो रिमेनिंग वैल्यू चल रही थी ट्रांसफर के हाथ में बेचते समय वही वैल्यू उसकी एक्चुअल कॉस्ट। क्या एक्सप्लेनेशन नंबर 4A सबको समझ में आ गया? बताए। एक्सप्लेनेशन नंबर 4A क्लियर हो चुका है? संदीप आप कह रहे हैं कि क्या इस एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन नंबर 4 नहीं लग सकता? पता है 4 क्या है? आपकी एसेट आपने बेच दी और दोबारा खरीदी। यहां पे खरीद थोड़ी रहा है, लीज पे ले रहा है, किराए पे। मैंने बिल्डिंग बेच दी और अब मैंने उसको बोला कि तू ओनर है लेकिन तू मुझे बिल्डिंग रेंट पे दे दे। अब तो मैं रीएक्वायर नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग रेंट पे ले रहा हूं। जबकि 4 में क्या था कि आपने बेचा और बेचने के कुछ समय बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये एसेट मुझे वापस चाहिए, तो आपने दोबारा खरीदा है। पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्स ने बेचा, वापस एक्स खरीद रहा है। पहले एक्स ओनर था, उसने कुछ साल यूज किया तो इसको लगा ये काम की नहीं है बेच दो, उसने वाई को बेच दिया। और वाई ने भी 1 आध 2 साल 3 साल यूज में लिया। अब एक्स को लगता है नहीं मुझे वापस खरीदना है, तो एक्स दोबारा जाके खरीद रहा है। तो वापस ओनर कौन बन रहा है? एक्स ही बन रहा है। यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे एक्स के पास बिल्डिंग थी, एक्स ने बिल्डिंग यूज की, अब उसको लगता है बिल्डिंग बेच के मुझे पैसा मिल जाएगा तो मेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं काम करता हूं, मैं ये बिल्डिंग लीज पे ले लूंगा। तो जिसको बेचा उसी से वापस लीज पे ले रहा है, खरीद नहीं रहा है, लीज पे यानी किराए पे ले रहा है। ठीक है, इसलिए एक्सप्रेशन नंबर 4 यहां कैसे लग सकता है? नहीं लग सकता। ओके संदीप समझ में आ गया? ओके तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 4A। अब हम चलते हैं आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 5 की तरफ। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 5 कहता है कि एक एसएससी है, उसके पास एक असेट है और वो असेट का नाम है बिल्डिंग। बहुत क्लियरली लिखा है बिल्डिंग। बाकी असेट में प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहता है नहीं, एसएससी है, उसके पास एक असेट है और वो असेट है बिल्डिंग, और वो इस बिल्डिंग को यूज में ले रहा है फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। उसको यूज में ले रहा था फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। ठीक है, बट फ्रॉम प्रीवियस ईयर सच बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि विशाल के पास सपोज एक बिल्डिंग है। अब वो बिल्डिंग में पिछले 15 साल से मैं रह रहा हूं,
और उसमें मैंने कभी बिजनेस पर्पज यूज नहीं किया कुछ बिल्डिंग को, मेरा बिजनेस कहीं और चलता था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जहां मैं ये बिल्डिंग में रह रहा हूँ, अब यहाँ पे सब कुछ कमर्शलाइज मार्केट हो चुका है। तो इस बिल्डिंग को अब मैं रेसिडेंशियल हटा के अब उसको कमर्शियल यूज में ले लेता हूँ, यानी बिजनेस यहाँ पे लगा देता हूँ और रहने का कहीं और शिफ्ट कर लेता हूँ। तो जिस बिल्डिंग को मैंने खरीदा था आज से कई साल पहले, उसको मैंने कभी बिजनेस पर्पज में काम में नहीं लिया, पर इस प्रीवियस ईयर में अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बिजनेस पर्पज के लिए काम में ले रहा हूँ। और अब जाके जब मैं उसको बिजनेस पर्पज में काम में लूंगा तो अब मुझे उसकी एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। इतने साल तक एक्चुअल कॉस्ट क्यों नहीं ढूंढी, कभी, क्योंकि मैंने इसको कभी बिजनेस पर्पज में यूज में लिया ही नहीं था, तो मुझे डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर आज जाके जब इस बिल्डिंग को मैं यूज में ले रहा हूं अपने बिजनेस पर्पज में, तो आज मुझे एक्चुअल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि ये असेट को आपने जितनी एक्चुअल प्राइस में परचेस किया था, जो भी एक्चुअल प्राइस में आपने परचेस किया था उस समय, एक सेकंड देखिए यहाँ पे, तो एक्चुअल प्राइस में परचेस किया था उसमें से माइनस कर दीजिए नोशनल डेप्रिसिएशन। और ये नोशनल डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वापस समझा देता हूँ। तो मैंने ये एसेट खरीदा था 2012 में, सपोज बिल्डिंग मैंने खरीदी 2012 में, और लगभग 10 साल हो गए और मैं इसको अपने घर में ही यूज में ले रहा था, कभी बिजनेस पर्पज में काम में नहीं लिया। और अब जाके जब मैं बिजनेस पर्पज में काम में ले रहा हूँ, तो अब इसकी एक्चुअल कॉस्ट मुझे क्या लेनी चाहिए? तो यहाँ पे ऐड करता है विशाल, आपने 2010 में क्या प्राइस में इस एसेट को खरीदा था? मैंने कहा था इस बिल्डिंग को मैंने लिया था 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए में से माइनस कर दो उन 10 सालों का डेप्रिसिएशन। अगर आप क्लेम करते तो कितना करते? वो नोशनल डेप्रिसिएशन अगर करते तो कितना क्लेम करते? वो डेप्रिसिएशन आप लेके आओ और वो माइनस कर दो। तो मैंने कहा लगभग 10 सालों में डेप्रिसिएशन होता 12 लाख रुपए का, तो 40 लाख में से 12 लाख माइनस कर दो, तो बचा कितना? 28 लाख। तो ये 28 लाख आपके लिए क्या हो जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट। पर ये नियम सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर ही लागू होता है और किसी के ऊपर नहीं। ये है एक्सप्लेनेशन नंबर 5। क्या ये समझ में आया आप सबको? बताएं। बोलिए, इज दिस टॉपिक क्लियर टू एवरीवन? ओके, बाकी सभी को भी क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन नंबर 6, 7 और 7A की तरफ। अब देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर 6, 7 और 7A में क्या है ऐसा। तो यहाँ पे 3 प्रोविजन एक साथ समझा रहा हूँ क्योंकि तीनों के आंसर्स एक जैसे हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 और एक्सप्लेनेशन नंबर 7A। 6 कहता है अगर एक होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर करती है एसेट टू, होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर करती है एसेट टू टू होम, तो यहाँ पे कहता है टू, दैट इज सब्सिडरी कंपनी। और ये सब्सिडरी कोई यूं ही सब्सिडी नहीं, ये सब्सिडी कौन सी वाली है? 100% सब्सिडी। हंड्रेड परसेंट सब्सिडी। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 कहता है कि अमालगमेटिंग कंपनी अपनी असेट ट्रांसफर कर रही है किसको? टू अमालगमेटेड कंपनी। और एक्सप्लेनेशन नंबर 7 करता है डीमर्ज कंपनी असेट ट्रांसफर करती है टू रिजल्टिंग कंपनी। किसको? रिजल्टिंग कंपनी को। ये क्यों ट्रांसफर कर रहा है? क्योंकि डीमर्जर हुआ है इसलिए। ये क्यों ट्रांसफर कर रहा है? क्योंकि अमालगमेशन हुआ है इसलिए। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। अब जरा समझना है कि ये है क्या पॉइंट्स, पहले ये देखो, ध्यान दीजिए अच्छा, इसमें इसमें आप ये लिख सकते हैं और वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना हो क्या रहा है।
देखो पहले ये ध्यान रखो होल्डिंग और सब्सिडी का मतलब क्या होता है। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में अगर 50% से ज्यादा के शेयर एक्वायर करे तो जिसने एक्वायर किया वो होल्डिंग और जिसके एक्वायर किए हैं वो है सब्सिडी। लेकिन अब क्या होता है, इस होल्डिंग ने अगर 100% ही शेयर ले लिए तो होल्डिंग तो बनी गई क्योंकि 50 से ज्यादा हो गया, लेकिन पूरे 100 ले लिए तो ये तो हो गई 100% होल्डिंग कंपनी और इसको बोलेंगे 100% सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या आ रहा है, एक 100% होल्डिंग कंपनी ने अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को एक असेट ट्रांसफर किया। तो होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी जो कि 100% सब्सिडी उसको अपनी एक असेट ट्रांसफर करी, या उल्टा वाइसा वर्सा, अपनी 100% सब्सिडी ने अपनी एक असेट किसको ट्रांसफर किया है, अपनी होल्डिंग को ट्रांसफर। ये तो हमारा हो गया पहला केस। दूसरा केस, अमालगमेटिंग कंपनी ने अमालगमेटेड कंपनी को एक असेट ट्रांसफर किया बिकॉज ऑफ अमालगमेशन। आप जानते हैं अमालगमेशन में क्या होता है, अमालगमेशन में अमालगमेटिंग कंपनी अपनी असेट अमालगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करती है, तो ये वही हुआ यहाँ। और तीसरा केस है जब डीमर्जर होता है। डीमर्जर में क्या होता है, एक पेरेंट कंपनी होती है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक होती है पुरानी कंपनी वो वैसी की वैसी रहती है उसको बोलते हैं डीमर्ज कंपनी, और एक नई कंपनी खड़ी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो पुरानी कंपनी है डीमर्ज कंपनी उसने अपनी असेट रिजल्टिंग कंपनी को दी बिकॉज ऑफ डीमर्जर। तो ये तीन अलग अलग सिचुएशंस है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये इन्होंने जो भी प्राइस देनी थी वो प्राइस में एसेट बेच दी सामने वाले को। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को 5 लाख में एसेट बेच दिया, 10 लाख में बेच दी, 15 लाख में बेच दी, कोई लेना देना नहीं उससे। अमालगमेटिंग कंपनी ने अमालगमेटेड कंपनी को एसेट कितने रुपए में बेच दी उससे कोई मतलब नहीं। डीमर्ज कंपनी ने रिजल्टिंग कंपनी को कितने रुपए में एसेट बेची उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो लेने वाला व्यक्ति है, जैसे हमारे फर्स्ट केस में होल्डिंग ने जब सब्सिडी को दी तो मिली किसको, सब्सिडी को, और सेकंड केस में अमालगमेटिंग ने किसको दी, अमालगमेटेड को, तो मिली किसको, अमालगमेटेड। उसी तरह से एक्सपेंशन वन में डीमर्ज कंपनी दी किसको, रिजल्टिंग कंपनी को, तो मिला किसको, रिजल्टिंग को। तो जो ट्रांसफर जिसको असेट मिल रही है उसको एक्चुअल कॉस्ट ढूंढनी है और वो अपनी एक्चुअल कॉस्ट ढूंढेगा इन प्रोविजन में। और ये प्रोविजन एक ही लाइन में कहता है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी है, तो जहां पे लास्ट रिमेनिंग वैल्यू बच गई थी किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में। मतलब फर्स्ट केस में किसके हाथ में बच गई थी, होल्डिंग कंपनी के हाथ में। जो भी रिमेनिंग वैल्यू आ रही होगी असेट की आफ्टर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन वगैरह मिला के जो भी रिमेनिंग वैल्यू आ रही होगी वही रिमेनिंग वैल्यू लेनी एज एक्चुअल कॉस्ट किसको, ट्रांसफरी को। जिसके हाथ में एसेट आई है उसको एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी है, वो लेनी है कि जिसने उसको ट्रांसफर की थी ना एसेट, उस व्यक्ति के हाथ में रिमेनिंग वैल्यू क्या चल रही थी वही वैल्यू उसको कंटिन्यू करनी है। चाहे फर्स्ट केस हो, सेकंड केस हो, थर्ड केस हो, वही वैल्यू चलेगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये लिखूंगा, तो जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी का मतलब रिसीविंग कंपनी, रिसीविंग कंपनी जिसके हाथ में एसेट आया उसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, तो एक्चुअल कॉस्ट होगी विल बी रिमेनिंग वैल्यू, remaining value in the hands of ट्रांसफरर। ट्रांसफर के हाथ में जो भी रिमेनिंग वैल्यू रह गई थी वो रिमेनिंग वैल्यू आपको लेनी है एज अ एक्चुअल कॉस्ट। क्या ये पॉइंट समझ में आया? एक्सप्लेनेशन नंबर 6, एक्सप्लेनेशन नंबर 7, एक्सप्लेनेशन नंबर 7A। अगर ये समझ में आ गया तो आपने काफी बड़ा हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। बोलिए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके संदीप, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, बताएं। ओके प्रियंका, ओके रिया, चलिए वेरी गुड। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, इसमें आप किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। अब बचे हुए जो एक्सप्लेनेशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे, लेकिन घर पे जाके आपको रिवाइज करना है क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे चीज़ें रख देता हूँ, अगर आपको उसका स्क्रीन लेना है तो बिल्कुल ले लीजिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से, यहाँ से, हालांकि जिसमें मैंने शॉर्ट में ही लिखा है पर फिर भी जितना अगर आपको समझ में आता है उतना आप ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन की फोटोग्राफ्स। एक्सप्लेनेशन नंबर 1A का ले लीजिए पहले एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 का ले लीजिए। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ओके, अब एक्सप्लेनेशन नंबर 4।
एक्सप्लेनेशन नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन नंबर 4A पे आ जाइए। 4A इनफैक्ट 4A और 5 साथ में ले लीजिए, आ जाएगा। हम्म 4A और 5, ठीक है। और उसके बाद अभी 6, 7 और 7 है, ये ले लीजिए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास एक बार यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।